हेलो फ्रेंड्स, शेयर्स का एनालिसिस करते टाइम बेंजामिन ग्राहम कंपनी के बिजनेस की बारीकियों और उसके मैनेजमेंट की एफिशिएंसी के बारे में ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। वे अपने रिसर्च को कंपनी की एनुअल रिपोर्ट और बैलेंस शीट तक ही लिमिटेड रखते थे। अगर उन्हें लगता था कि किसी कंपनी की असेट्स की तुलना में उसके शेयर्स की प्राइस कम है और इस कारण से उसमें इन्वेस्टमेंट से फ्यूचर में फायदा कमाने की पॉसिबिलिटी है, तो वे उस कंपनी के शेयर्स खरीद लेते थे। प्रॉफिट कमाने की पॉसिबिलिटी बढ़ाने के लिए वो जितना ज्यादा हो सके ऐसी कंपनीज के शेयर खरीद लेते थे। अगर ग्राहम का नॉलेज केवल इन्हीं प्रिंसिपल्स तक लिमिटेड होता तो शायद बफे आज तक उनकी इतनी रिस्पेक्ट नहीं करते। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का प्रिंसिपल बफे के लिए इतना जरूरी था कि उन्होंने ग्राहम के मेथड की सभी कमजोरियों को नजरअंदाज कर दिया। आज भी बफे ग्राहम के मेन प्रिंसिपल मार्जिन ऑफ सेफ्टी को अपनाए हुए हैं। बफे ने लगभग 65 साल यानी कि 65 इयर्स पहले ग्राहम की बुक को पहली बार पढ़ा था। आज भी बफे सभी को याद दिलाते रहते हैं कि मैं अभी भी सोचता हूँ कि वे 3 वर्ड मार्जिन ऑफ सेफ्टी सबसे सही हैं। ग्राहम से बफे ने जो मुख्य सीख ली है वो है सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट के लिए शेयर्स को तब बाय करना चाहिए जब उनका मार्केट प्राइस उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से काफी कम हो। तो दोस्तों, द वॉरेन बफे वे बुक पर ये नवा वीडियो है। अगर आपने पहले वाली 8 वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं तो पहले वो वीडियोस जरूर देख लें। उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अभी तक आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है या बहुत ज्यादा ब्रोकरेज से परेशान है तो देश के सबसे अच्छे, बड़े और भरोसेमंद ब्रोकरेज फर्म ज़ेरोधा अपस्टॉक्स और एंजल ब्रोकिंग का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आज ही अपना डीमैट अकाउंट ओपन करें जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा और ब्रोकरेज लगेगा भी तो केवल इंट्राडे ट्रेड में, वो भी मैक्सिमम 20 रुपए। इतनी चीपेस्ट ब्रोकरेज रेट और सेफ्टी कहीं नहीं मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी के प्रिंसिपल ने बफे की थिंकिंग को बदल कर रख दिया। इसके अलावा ग्राहम ने बफे को शेयर मार्केट के उतार चढ़ावों पर ज्यादा ध्यान न देने की सीख भी दी। ग्राहम मानते थे कि किसी भी शेयर में इन्वेस्टमेंट कैरेक्टरिस्टिक के साथ साथ स्पेक्युलेटिव कैरेक्टरिस्टिक भी मौजूद होते हैं। उनके अनुसार स्पेक्युलेटिव कैरेक्टरिस्टिक फियर और ग्रीड जैसे इमोशंस का रिजल्ट हैं। मोस्टली इन्वेस्टर्स में इन इमोशंस के कारण शेयर्स के प्राइस कंपनी के इंट्रिंसिक वैल्यू से ज्यादा और कम हो जाते हैं। ग्राहम ने बफे को सिखाया कि अगर वो शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव के इमोशनल इफेक्ट से अपने आप को दूर कर ले तो वो दूसरे इन्वेस्टर्स जो कि शेयर लॉजिक के आधार पर नहीं बल्कि इमोशंस के आधार पर खरीदते हैं उनके इरैशनल बिहेवियर से प्रॉफिट कमा सकते हैं। ग्राहम से बफे ने इंडिपेंडेंटली सोचना सीखा। उन्होंने बफे को सलाह दी कि अगर वो लॉजिकली किसी ऐसी फाइंडिंग्स पर पहुंचे जिससे दूसरे लोग सहमत ना हो तो निराश नहीं होना चाहिए। ग्राहम लिखते हैं, भीड़ के मत के आधार पर आप सही या गलत साबित नहीं होते। आप इसलिए सही होते हैं क्योंकि आपके डेटा और लॉजिक सही हैं। वहीं कई मायने में फिलिप फिशर ग्राहम की थिंकिंग से बिल्कुल ऑपोजिट थे। फिशर का मानना था कि किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट का सही डिसीजन लेने के लिए इन्वेस्टर्स को उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, मतलब उसके सभी एस्पेक्ट्स के बारे में जानना चाहिए। इसके लिए इन्वेस्टर्स को कंपनी के स्टैटिस्टिक्स के परे जाकर उसके बिजनेस के बारे में सीखना चाहिए, क्योंकि टाइप ऑफ बिजनेस से बहुत फर्क पड़ता है। इन्वेस्टर्स को कंपनी के इंडस्ट्रियल एरिया और उसके कॉम्पिटिटर्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। कंपनी के बारे में सभी सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करना चाहिए। फिशर से बफे ने अफवाहों और आम चर्चाओं पर महत्व को सीखा। इसके कारण बफे ने अपने लंबे करियर में कंपनीज के अंदर कई सोर्सेज डेवलप किए जो उन्हें कंपनीज और इंडस्ट्रीज के बारे में जानकारी जुटाने में मदद करते। फिशर से बफे ने एक साथ कई जगह इन्वेस्टमेंट न करना सीखा। वे मानते थे कि इन्वेस्टर्स को एक साथ कई जगह अपना पैसा इन्वेस्ट करके रिस्क को कम करने की सलाह देना सही नहीं है। उनके अनुसार एक साथ कई शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने से सभी पर नजर रखना मुश्किल हो जाता है। इस कारण ये भी हो सकता है कि किसी अनजानी कंपनी में इन्वेस्टर जरूरत से ज्यादा अननेसेसरली इन्वेस्टमेंट कर ले। उनके अनुसार किसी कंपनी में बिना जानकारी और कम जानकारी के साथ इन्वेस्टमेंट करना कम कंपनीज में अच्छी तरह से जानकारी लेकर किए गए इन्वेस्टमेंट से अधिक रिस्क भरा है। ग्राहम और फिशर के बीच डिफरेंस बिल्कुल क्लियर है। ग्राहम क्वांटिटेटिव एनालिस्ट थे जो कि कंपनी के डेटा और एनुअल रिपोर्ट्स पर फोकस करते थे, जैसे कि फिक्स्ड असेट्स, करंट अर्निंग और डिविडेंड। उनका कंपनीज के बारे में किया गया रिसर्च कंपनीज की बैलेंस शीट्स तक ही लिमिटेड था। वो कंपनी के कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर्स और मैनेजमेंट से मिलने में टाइम बर्बाद नहीं करते थे। जबकि
फिलिप फिशर का तरीका ग्राहम से बिल्कुल ही अलग था। फिशर कंपनी का क्वालिटेटिव एनालिसिस करते थे। वो ऐसे कारकों पर जोर देते थे जो उनके अनुसार कंपनी की वैल्यू को बढ़ाते हों, जैसे कि फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज और मैनेजमेंट की एफिशिएंसी और एबिलिटी। जहां ग्राहम केवल सस्ते शेयर्स खरीदने में ही बिलीव रखते थे, वहीं दूसरी ओर फिशर उन कंपनीज के शेयर खरीदते थे जो कि उनकी समझ में अगले कई सालों तक अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू में लगातार वृद्धि करने में सक्षम थी। वे किसी भी कंपनी के बारे में इन्वेस्टमेंट के नजरिए से यूजफुल जानकारी हासिल करने के लिए बहुत ज्यादा हार्डवर्क करते रहते थे और कई बार तो कंपनी के बारे में जानकर व्यक्तियों से लंबे इंटरव्यू भी करते थे ताकि स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस को बेहतर बनाया जा सके। जब वॉरेन बफे ने एक बार कहा था कि मैं 15% फिशर और 85% बेंजामिन ग्राहम हूँ, तो इस रिमार्क का सब जगह एग्जाम्पल दिया जाता है। पर ध्यान रहे कि ये उन्होंने 1969 में कहा था। बीच के सालों में बफे का झुकाव ग्राहम से हटकर फिशर की ओर अधिक दिखाई पड़ता है। स्पेशली उनकी कुछ चुनिंदा अच्छी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर कई सालों तक उनमें इन्वेस्टेड रहने की स्ट्रैटेजी में ये बात क्लियरली दिखाई देती है। ऑथर के अनुसार अगर आज बफे फिर से इस बात को कह दें तो वो खुद को दोनों के विचारों से 50-50 प्रेरित मानेंगे। दूसरी तरफ चार्ली मंगर सही अर्थों में फिशर की क्वालिटेटिव प्रिंसिपल्स की रिप्रेजेंटेटर है। शुरू से ही चार्ली मंगर में अच्छी कंपनीज को पहचानने और उनके शेयर्स के लिए सही प्राइस देने की अच्छी समझ रही है। फिर भी एक जरूरी क्वालिटी में वो ग्राहम के भी मूर्त रूप है। कई सालों पहले ग्राहम ने बफे को इन्वेस्टमेंट में इमोशंस के सिग्निफिकेंस के बारे में बताया था। इमोशंस में बहकर इन्वेस्टमेंट के डिसीजन लेने से होने वाली गलतियों का फायदा अन्य इन्वेस्टर्स ले सकते हैं और वे इमोशंस में बहकर इन्वेस्टमेंट करने के जाल में फंसने से बच सकते हैं। चार्ली ने ग्राहम की इस लर्निंग को हमेशा ध्यान रखा है। वे इसे द साइकोलॉजी ऑफ मिसजजमेंट कहते हैं। इसके बारे में हम ज्यादा आगे के वीडियो में बात करेंगे। उन्होंने इस प्रिंसिपल को बर्कशायर के इन्वेस्टमेंट डिसीजन की प्रोसेस के अभिन्न अंग के तौर पर बरकरार रखा है। ये चार्ली के सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस में से एक है। वॉरेन बफे का ग्राहम, फिलिप फिशर और चार्ली मंगर के लिए डेडिकेशन अंडरस्टैंडेबल है। ग्राहम ने बफे को इन्वेस्टमेंट के लिए एक इंटेलेक्चुअल बेस दिया जिसे मार्जिन ऑफ सेफ्टी का प्रिंसिपल कहते हैं और उन्हें अपनी इमोशंस पर कंट्रोल करने की सीख दी ताकि वो मार्केट के उतार चढ़ाव से आने वाली अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठा पाए। वहीं फिशर ने ग्राहम को एक वर्केबल मेथड दिया जिससे वो लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टमेंट की सही अपॉर्चुनिटीज की पहचान करने और उनमें इन्वेस्टमेंट को बरकरार रखने में सक्सेसफुल रहे। साथ ही चार्ली मंगर ने बफे को अच्छी कंपनीज को खरीदने और उनसे होने वाले फायदे के बारे में अवेयर करवाया। इसके अलावा चार्ली ने बफे को इन्वेस्टर्स द्वारा की गई साइकोलॉजिकल मिस्टेक्स के बारे में भी सीख दी। बफे द्वारा किए गए इन्वेस्टमेंट के डिसीजन अक्सर लोगों की समझ में नहीं आते। उनके डिसीजंस के पीछे की थिंकिंग की प्रोसेस को समझना और आसान हो जाएगा अगर हम समझे कि वे इन तीन व्यक्तियों के विचारों का मेल है। फेमस फ्रेंच फिलोसोफर डिकार्ट ने कहा है कि केवल अच्छी बुद्धि होना ही काफी नहीं है, उसका सही इस्तेमाल करना और भी ज्यादा जरूरी है। बुद्धि का सही इस्तेमाल ही बफे को दूसरे इन्वेस्टर्स से अलग बनाता है। उनके साथ के कई इन्वेस्टर्स हैं जो कि बहुत इंटेलिजेंट, डिसिप्लिन्ड और डेडिकेटेड हैं। बफे उन सबसे आगे इसलिए हैं क्योंकि उनके भीतर इन तीन नॉलेजेबल व्यक्तियों के प्रिंसिपल्स को एक सूत्र में पिरोकर एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी बनाने की अमेजिंग एबिलिटी है। तो दोस्तों, बाकी की बातें टू बी कंटिन्यूड। ये बातें मैंने आपको द वॉरेन बफे वे बुक से बताई है जो डिटेल में सिखाती है कि शेयर मार्केट में कैसे ज्यादा प्रॉफिट पा सकते हैं। सो आप ये सारी बातें सीखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर बुक खरीद सकते हो। सबसे अच्छी बात ये है कि ये बुक हिंदी में भी है। साथ ही आप इसी बुक पर रिव्यू का अगला वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन जरूर दबा दें और हमसे जुड़ने के लिए इंस्टाग्राम पर एफर्टलेस जीके को जरूर फॉलो करें और ऐसी ही काम की बातों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से ज़ेरोधा या अपस्टॉक से अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना ना भूलें।